नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल राजनीति विज्ञान का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजनयिक प्रतिनिधि। तो राजनयिक प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार माना गया है और इन सभी संबंधों की स्थापना और निर्वाह उसी के माध्यम से होता है। तो राजनयिक प्रतिनिधि अपने देश की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और विदेशों में अपने देश के हितों की रक्षा करना, नागरिकों की देखभाल करना एवं अपने देश के अन्य देशों से मधुर संबंध बनाने का प्रयास करना राजनयिक कर्मचारियों का प्रमुख कार्य है। तो इस तरह न केवल वर्तमान में वरन प्राचीन एवं मध्यकाल में भी दौत्य प्रथा का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राज्यों के बीच कूटनीतिक संपर्क अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मुख्य विषय है और प्राचीन काल में प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यों के साथ अपना संबंध बनाए रखने और पारस्परिक व्यवहार को संचालित करने के लिए वहां अपने दूत और व्यापारिक प्रतिनिधि भी भेजते रहे हैं। तो प्राचीन भारत में, मिस्र में और चीन के अभिलेख स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि राजदूतों का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था और उनके कार्यालय को पवित्र समझा जाता था। शांति वार्ता के लिए अथवा युद्ध से पूर्व विवादों को सुलझाने के लिए भी दूत भेजे जाते थे। इन्हें शांति दूत का नाम भी दिया जाता था। रामायण में भी युद्ध छिड़ने से पूर्व अंगद को रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजा गया था। तो इसी प्रकार महाभारत में युद्ध को रोकने की दृष्टि से श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के दरबार में गए थे। तो प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा भी रही है कि जिसमें विभिन्न युद्ध जो हुए हैं उनसे पूर्व में शांति दूत बनाकर एक राज्य ने दूसरे राज्य को युद्ध से बचाने का प्रयास भी किया और विवादों को सुलझाने का प्रयास भी किया है। सिकंदर के आक्रमण के समय भी दौत्य प्रथा का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सामंतवादी व्यवस्था में राजदूत राज्यों के औपचारिक प्रतिनिधियों की अपेक्षा केवल राजाओं के व्यक्तिगत संदेशवाहक रह गए। मध्य युग में दूत भेजे जाते थे किंतु वे अपना विशेष कार्य पूरा करने के बाद स्वदेश लौट आते थे। 14वीं शताब्दी में स्वतंत्र इटली के राज्यों का विकास होने पर दूतावासों ने औपचारिक स्थान ग्रहण किया और इटली के राज्यों में वेनिस प्रथम राज्य था जिसने दूत भेजने की प्रथा का श्रीगणेश किया यानी प्रारंभ हुआ। फ्रांस के लुई 11वें ने स्थायी रूप से दूसरे देशों में अपने राजदूत भेजे और 1520 में इंग्लैंड तथा जर्मनी के राजाओं ने दूत भेजने के संबंध में संधि भी की थी। 1648 की वेस्टफालिया संधि द्वारा इस प्रथा को प्रोत्साहन मिला और इसी तरह 17वीं शताब्दी तक लगभग सभी राज्यों ने इसे अपना लिया और वर्तमान में तो दूतावास एक देश की सरकार और दूसरे राज्य के बीच मित्रता का संबंध बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो गया है। तो राजदूत किसे कहते हैं? राजदूत का अर्थ या परिभाषा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि राजदूत एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति होता है जो कि अपने देश के स्वार्थ के लिए विदेशों में असत्य बोलने जाता है। प्रारंभ में राजदूतों का कार्य येन केन प्रकारेण अपने देश के स्वार्थों को पूरा करना माना जाता था। प्राचीन समय में राजदूत झूठ बोलकर, धोखे द्वारा धन खर्च कर अपने ध्येय या लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहते थे। उन्हें सदैव साध्य को ध्यान में रखना होता था और वे साधनों की पवित्रता की चिंता कम करते थे। तो प्राचीन कूटनीति गुप्त कूटनीति थी। गुप्त समझौते व संधियां करके राजदूतों ने अपने कार्य को बदनाम कर दिया था। 1912 में रूस की पंचायत के स्थायी न्यायालय ने राजदूतों की परिभाषा कुछ इस प्रकार की थी कि राजनीतिक दूत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत स्थापित राज्यों के बीच आवागमन या संबंध के साधन है। फेनविक की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जिन्होंने ये कहा कि वास्तव में बात यह है कि शताब्दियों से राज्यों में विदेशों के स्थायी रूप से राजनीतिक प्रतिनिधि रखने की प्रथा चली आ रही है, जो कि
अंतर्राष्ट्रीय परिवार में आज राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों को विकसित करने का महत्वपूर्ण आधार बनी है। तो इस तरह से राजदूत एक देश से दूसरे देशों में संबंध को एक कड़ी का रूप प्रदान करते हैं, जोड़े रखने का रूप प्रदान करते हैं। फिर है राजदूतों को भेजने का अधिकार। प्रत्येक राज्य जो प्रभुत्वपूर्ण है वह यह अधिकार रखता है कि दूसरे राज्य में अपना राजदूत भेज सके। ये राजदूत राजनयिक अभिकर्ता के रूप में विदेश जाते हैं। एक अर्ध स्वतंत्र देश भी अपना राजनयिक अभिकर्ता दूसरे स्वतंत्र राज्य में भेज सकता है, पर उसके अधिकार सीमित होते हैं। उपनिवेशवादी राज्य उपनिवेशों में तथा साम्राज्यवादी राज्य साम्राज्य की इकाइयों में भी राजनयिक प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं। वैसे ऐसा करना एक तरफा राजनयिक व्यवहार ही कहलाएगा। इसी प्रकार संघीय राज्यों के घटकों को राजदूत भेजने का अधिकार उस देश के संघीय संविधान द्वारा निश्चित होता है। इस प्रकार युद्धरत मान्यता से किसी राज्य को राजदूत भेजने का अधिकार नहीं मिल जाता है। किसी राज्य को वास्तविक मान्यता से भी दूसरे राज्य के साथ दौत्य संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यद्यपि एक राज्य नहीं है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था होने के नाते उसे दूत कर्म का अधिकार प्राप्त है। सभी सदस्य राज्य अपना स्थायी राजनयिक प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ भी सदस्य राज्यों में अपने राजनयिक स्तर के प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर सकता है। इन सदस्यों को वे सब उन्मुक्तियां, निरापदाएं, बाह्य प्रादेशिकता एवं विशेषाधिकार सुलभ कराए जाते हैं जो अन्य राज्यों के राजनयिक कर्मचारियों को प्राप्त होते हैं। फिर है दूतों के प्रकार एवं वर्ग। वियना की कांग्रेस ने 1815 में राजनयिक प्रतिनिधियों को 3 श्रेणियों में बांटा। सन 1818 की एक्स ला शैपल की कांग्रेस ने उसमें एक चौथी श्रेणी और जोड़ दी। 1961 के वियना अभिसमय ने इसको मान्यता भी दे दी और इस तरह से वरिष्ठता के क्रम में हम ये श्रेणियाँ इस तरह से देख सकते हैं। जैसे पहले स्तर पर या पहली श्रेणी में राजदूत, पोपदूत तथा नंसियों आते हैं। प्रारंभ में शाही सम्मान से युक्त राज्यों द्वारा ही राजदूत भेजे और स्वीकार किए जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्य छोटे राज्य भी राजदूत भेजने लगे हैं। राजदूतों को उनके राज्य के अध्यक्षों का व्यक्तिगत प्रतिनिधि माना जाता है और इसलिए उनको विशेष सम्मान तथा अधिकार प्रदान भी किए जाते हैं। राजदूत का सबसे बड़ा अधिकार यह है कि वह राज्य के अध्यक्ष से सीधा मिल सकता है और वार्ता कर सकता है। राजदूत को परम श्रेष्ठ या महामहिम के रूप में संबोधित किया जाता है। इसके पीछे यह औचित्य है कि राजदूत राजा का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। धर्म के अधिष्ठाता पोप द्वारा जो राजदूत भेजे जाते हैं उन्हें पोपदूत या नंसियों भी कहा जाता है। दूसरी श्रेणी के राजदूत हैं वो हैं पूर्ण अधिकार युक्त मंत्री और असाधारण दूत। इस श्रेणी के दूतों को राज्य के अध्यक्ष का व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं माना जाता, अतः इनको राजदूतों जैसा विशेष सम्मान प्राप्त नहीं होता है। वे राज्य के अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते। वे प्रत्येक समय श्रोताओं की मांग नहीं कर सकते और इनका स्वागत भी सार्वजनिक रूप से न कर राज्याध्यक्ष निजी तौर से करता है। वे सौजन्यतावश ही एक्सीलेंसी से संबोधित किए जाते हैं। तीसरी श्रेणी में आते हैं निवासी मंत्री। दूतों की इस श्रेणी को द्वितीय की अपेक्षा कम गौरव और सम्मान प्राप्त होता है। इनको सौजन्यवश भी परम श्रेष्ठ का संबोधन नहीं दिया जाता है। यह श्रेणी 1818 में एक्स ला शैपल की कांग्रेस द्वारा जोड़ी गई थी। इनमें और द्वितीय श्रेणी के दूतों में यही अंतर है कि उन्हें सौजन्यतावश परम श्रेष्ठ से संबोधित किया जाता है
आजकल निवासी मंत्री नियुक्त करने की प्रथा कम होती जा रही है। फिर है कार्यदूत। दूतों के इस विशेष वर्ग की प्रमुख विशेषता यह है कि इन्हें एक राज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा दूसरे राज्य के विदेश मंत्रालय के लिए भेजा जाता है। इससे भिन्न उक्त तीनों श्रेणियों के दूतों को एक राज्य के अध्यक्ष द्वारा दूसरे राज्य के अध्यक्ष के लिए भेजा जाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों कि बाकी जो 3 श्रेणी के मंत्री है, उसके 3 श्रेणियों के जो दूत हैं उनको एक राज्य के अध्यक्ष द्वारा दूसरे राज्य के अध्यक्ष के लिए भेजा जाता है। और इसके अलावा जो विशेष वर्ग की प्रमुख विशेषता यह है कि इन्हें एक राज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा दूसरे राज्य के विदेश मंत्रालय के लिए भेजा जाता है, जिन्हें कार्यदूत कहा जाता है। प्रोफेसर ओपनहाइम ने राजनयिक दूतों के 2 प्रकार का उल्लेख किया है। 2 प्रकार उन्होंने बताए हैं। पहला, वे दूत जिन्हें राजनीतिक संधि वार्ता के लिए भेजा जाता है, और दूसरा, वे दूत जो केवल समारोहपूर्ण कार्यों के लिए भेजे जाते हैं। दोनों प्रकार के दूत एक जैसा स्तर रखते हैं। राजनीतिक दूतों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, स्थायी अथवा अस्थायी रूप से किसी राज्य में समझौता वार्ता करने के लिए भेजे गए दूत। स्थायी राजनीतिक वे हैं जो राजदूत या अन्य पदों की हैसियत से विदेशों में एक निश्चित अवधि तक निवास करते हैं। निवास की अवधि संबंधी नियम विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित होते हैं और ये कर्मचारी विदेश सेवा से संबंध होते हैं। अस्थायी राजनीतिक या अस्थायी राजनयिक वे कर्मचारी हैं जिसकी नियुक्ति राज्याध्यक्ष द्वारा विशेष कार्यों के लिए की जाती है, और ये राजनयिक सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का प्रयोग केवल उसी समय तक कर सकते हैं जब तक कि विदेशों में इनका मिशन पूरा नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के विशेष दूत के रूप में हेनरी किसिंजर अथवा भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा श्री डीपी धर और जी पार्थसारथी को अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में विदेशों में भेजा जाता रहा है। ये अस्थायी तौर पर राजनयिकों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, किसी कांग्रेस या सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे गए दूत होते हैं। पहले तो जैसे मैंने बताया, राजनीतिक दूत 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी अथवा अस्थायी, और दूसरा है किसी कांग्रेस या सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे गए दूत। दूसरे प्रकार के दूत, राजनीतिक दूत, यद्यपि जिस राज्य को भेजे जाते हैं उसमें बसते नहीं हैं, किंतु वे राजनयिक दूत ही होते हैं और इस पद के सभी विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि राजनयिक प्रतिनिधि के कई प्रकार हैं, कई श्रेणियां हैं और इनके विभिन्न रूप हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो सबका मुख्य उद्देश्य है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करना और उन संबंधों को आधारभूत रूप प्रदान करना। धन्यवाद।